नमस्कार, 24 की खबर देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज 24 की खबर में उन नेताओं की भी हम बात करने जा रहे हैं जो सत्ता पक्ष से भी आते हैं, उन नेताओं की भी जो विपक्ष में बैठे बैठे सत्ता पक्ष को घेरते हैं, कोसते भी हैं। लेकिन जनता की भी बात होनी चाहिए। क्या आपके मुद्दों की बात हो रही है? क्या भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपके वर्तमान को भी अच्छा भला करने की कोशिशें की जा रही हैं या फिर सिर्फ गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है? ये 24 की खबर में आपको नेताओं की जुबानी सुनने को तो मिल जाएगा, लेकिन मायने आप ही समझिए। शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी कार्यकाल में जितने भी काम हुए उनको बार बार गिनवाकर तारीफें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे बोलते हुए भी कहा कि पिछले 9 सालों में हमने खेल बजट को 3 गुना बढ़ा दिया। As a sports minister of India, I can proudly say, if you look at the last 2 years, from Tokyo Olympics till now, we have won the highest medals in Tokyo Olympics, Paralympics, Deaf Olympics, then in Commonwealth Games, and now in Asian Games and Para-Asian Games. This is the best ever performance of Indians in the field of sports. अनुराग ठाकुर इसलिए भी खेल के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि इस समय पहलवानों को मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। साक्षी मलिक ने अपने खेल से संन्यास ले लिया, तो वहीं बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का जो ऐलान किया, उसके बाद से अब देश की राजनीति में भी भूचाल सा आ गया। दीपेंद्र हुड्डा ने भी अब सियासी प्रहार किया है। प्रियंका गांधी खुद मिलने पहुंची बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक से, उन्होंने बातचीत की है। इस मसले पर कौन क्या कुछ कह रहा है और कांग्रेस की क्या राय है, आइए जान लेते हैं। एकमात्र ओलंपिक की पदक विजेता पहलवान ने अपना जो है पहलवानी से अपना संन्यास की घोषणा करी। बड़ा दुखद है। और एक हमारे देश के सबसे बेहतरीन पहलवानों में से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटाया, वो भी बहुत ही दुखद है। इस बात पर मैं प्रियंका जी साक्षी मलिक से मिलने आई थी। उनको यही उन्होंने कहा कि इस अन्याय की लड़ाई में वो उनका पूरा साथ। और वही खिलाड़ियों के इस मुद्दे पर हो रही राजनीति के बीच अब सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, अब सुनिए सांसद सुनीता दुग्गल को, जिन्होंने ये कहा कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा था। जीत हार तो खेल का भी हिस्सा होता है, लेकिन अब जब चुनाव अध्यक्ष का होना था WFI के, तो सब कुछ प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। अब इसे कोई किस तरह से लेता है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। देखिए, जो भी एक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरह से जो है एक उसमें चुने गए हैं और जो दूसरा पक्ष है वो उसमें नहीं चुना गया है, तो मुझे लगता है कि अगर चुनाव में तो देखिए हार जीत होती रहती है। अगर इस हार जीत को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने अपना जो भी एक व्यक्तिगत निर्णय लिया है, तो इसमें तो कोई क्या कर सकता है। तो सुनीता दुग्गल की तरफ से एक बात तो साफ कर दी गई है कि ये व्यक्तिगत निर्णय है। अब व्यक्तिगत निर्णय है बजरंग पूनिया का, तो जवाब सीधे सीधे विपक्ष को भी जाएगा। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया की ओर से पद्मश्री पुरस्कार लौटाने के ऐलान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। सांसद अरविंद शर्मा ने इस पर क्या कहा, आइए वो भी जान लेते हैं। अब ये सरकार ने और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव आपने सबने देखा। चुनाव के बाद तो मेरे ख्याल में ये सब बातें देश के हित में खिलाड़ियों के हित में ये सारी बातें मेरे ख्याल में अब इस पर विचार करना चाहिए। इस पर ऐसी बातें ना हो तो अच्छा है। ये खिलाड़ियों के भविष्य का, देश का भी सवाल है, देश का सवाल है। और हमारा हरियाणा इस बात पर फक्र महसूस करता है कि हमारे हरियाणा ने एक ऐसे पहलवान दिए हैं जिन्होंने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में कोई भी कहीं भी कोई भी परफॉर्मर रहा, कहीं भी रहा, उन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, इन तीनों ने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई में वो हार गई, ये खुद वो कहते नजर आते हैं।
अब ये लड़ाई तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थी, लेकिन संजय सिंह का उनसे थोड़ा ताल्लुक है, तो इसके बाद से उन खिलाड़ियों ने सीधे सीधे नाराजगी जताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसी पर सत्ता पक्ष के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, विपक्ष को भी नसीहत दे रहे हैं कि इस पर राजनीति ना करें, और साथ ही खिलाड़ियों को भी सलाह दी जा रही है कि सहनशीलता दिखाई जाए। अब सांसद रमेश कौशिक की बात करें, जो कि सोनीपत से बीजेपी के सांसद हैं, उनकी ओर से भी एक बात कही गई है। उनकी ओर से साफ तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि इस दौरान खिलाड़ियों को थोड़ी सहनशीलता दिखानी चाहिए, और साथ ही एक और बात कहते नजर आए, और वे सीधे सीधे थी कि अनुशासन बहुत जरूरी है, जीत हार तो चलती रहती है। सहनशीलता दिखानी चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। चुनाव उन्होंने खुद करवाया था, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। उनको भी सहनशीलता दिखानी चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। चुनाव उन्होंने खुद करवाया था, चुनाव में हार जीत होती रहती है। और वहीं इसी मसले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी रिएक्शन दिया है, और उन्होंने कह दिया है कि मेडल उनका हक है, और एक भी तरह से उन्होंने जो भी हक दिखाया है उसके साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन हक छोड़ना भी जो उन्होंने दिखाया है ये उनका हक है। अगर कोई भी समस्या है तो खेल के साथ खेले, उस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। बातें कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं। जो पदक है वो उनका हक है और वो उनको लुटाने नहीं चाहिए, उनको अपने पास रखना चाहिए, खेल भी जारी रखना चाहिए। अगर कोई उनका इशू है तो खेल को जारी रखते हुए उस इशू को पर वो अपनी पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ना तो उनको पदक लुटाना चाहिए, ना खेलना छोड़ना चाहिए। अब साक्षी मलिक को भी नसीहत दी गई है, तो बजरंग पुनिया को भी एक तरह से बातों बातों में सलाह दी। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साक्षी मलिक को लेकर एक बात कही। डब्ल्यूएफआई के चुनाव पर पहले तो उन्होंने रिएक्शन दिया, और उसके बाद ये भी कहा कि साक्षी को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था। अब उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन जो फैसला साक्षी मलिक ने लिया है वो जल्दबाजी का ही फैसला है। कि मेरा तो ये कहना है कि चलो ये चुनाव और ये डब्ल्यूएफआई वो अलग बात है, लेकिन साक्षी जी को ये इतनी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्यों उसमें किसी का नहीं, उन्होंने देश का नाम कमाया, देश का मेडल कमाया है, आगे भी क्यों मेडल ला सकते। अब खेल खेल में राजनीतिक खेल भी खेला जा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता अपनी अपनी राय अपनी जुबानी तो रख रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों पर इसका क्या असर रहेगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक वो खिलाड़ी है जिन्होंने खेल में देश का नाम रोशन किया और हमारी झोली में मेडल भी डाले थे, लेकिन अब इन्हीं पर राजनीति है। एक मुद्दा था उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का भी। सदन के बाहर, संसद के बाहर मिमिक्री की गई थी और राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। इसी पर अब उनके विरोधी उनको लगातार घेरे हैं। जेडीपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर लताड़ा। दीपेंद्र हुड्डा पर भी सियासी हमला बोला कि फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है कि सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये कांग्रेस की नीति रीति रही है, और मैंने दीपेंद्र हुड्डा का नाम इसलिए लिया कि वो राहुल गांधी की चापलूसी करने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं। वो देश के पप्पू हैं, ये हरियाणा के पप्पू हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं तो धनखड़ साहब के यहाँ जो ये जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति, ये बाप बेटा दोनों जाकर के बुके दे करके आते हैं और ये कहते हैं भाई हमें गर्व हुआ कि वो देश के उपराष्ट्रपति बने। 2024 के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि जो सांसदों का निलंबन हुआ ये मुद्दा भी खूब छाया रह सकता है। अब लोकतंत्र बचाओ की बात विपक्ष की ओर से कही जा रही है। इसी मसले पर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इतिहास में जब जब किसी ने भी अपने आप को प्रजातंत्र से ऊपर समझा है, जनता ने उसे सबक सिखाया है। तरीके से देख रही हूँ और एक सेंस ऑफ ये जो फीलिंग है कि हम लोग अनबीटेबल हैं, तो याद दिलाना चाहूंगी कि इतिहास में जब जब आपने प्रजातंत्र को अपने आप को प्रजातंत्र से ऊपर माना है, जनता ने आपको सबक सिखाया है। तो इस तरीके का जो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस है पूरी भारतीय जनता पार्टी में कि जब मन चाहे विपक्ष के नेताओं को आप सस्पेंड कर देते हैं, जब मन चाहे आप कोई नया बिल ले आते हैं, जब मन चाहे कोई चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का काम करते हैं। ये जो नारा लगाया है उसे स्पष्ट होता जा रहा है कि एक तरीके का एरोगेंस सीपन हो गया। और जब जब अहंकार हुआ है
जनता ने हमेशा उसका जवाब दिया। और वहीं इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सवाल पूछ रहे थे, अगर कांग्रेस ने भी सवाल पूछा है तो सदन में ऐसे कैसे कोई किसी को निलंबित कर सकता है, और सवाल तो ये भी है कि ऐसे कोई सदन में कैसे घुस सकता है। अपोजिशन का काम है सरकार को सवाल पूछना। डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। अगर आप हमारे सवालों को जवाब नहीं देना चाहते तो हम खड़े रहेंगे, हम वेल में आएंगे, हम आपको डिस्टर्ब करेंगे। ये हमें डेमोक्रेसी ने दिया हुआ राइट है। मैं खुद सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उनके साथ काम किया है, अरुण जेटली जी के साथ काम किया है, बहुत से नेताओं के साथ मैं राज्यसभा में रहा हूं। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे पर हरियाणा से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं और रणजीत सिंह इस पर अपनी ओर से बातें कहते नजर आए। उन्होंने इस पूरे मामले की निंदा की है और टीएमसी सांसद के अलावा राहुल गांधी को लेकर भी अपनी बातें सामने रखी। गलत हुआ, हर आदमी ने कंडम करा। जो सेंसिबल आदमी है, जो सिविलाइज आदमी है, उसने हर एक ने कहा ये गलत हो गया। देखिए, वो जगदीप धनखड़ का सवाल नहीं है, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के जो अपर हाउस जिसे कहते हैं उसके सभापति हैं और पूरे हाउस को चलाते हैं। और ऐसे में ये करना मैं समझता हूँ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से उसे सपोर्ट करा, उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं, वो और ज़्यादा निंदनीय है। पब्लिक तो करेगी, बाकी सदन का काम है, उस पर क्या करें कि उप सभापति का मामला है, वो सदन के सभापति हैं, तो ये सदन डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और उन्होंने ये भी कहा कि देश के इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह से अपमान करना पूरे देश का अपमान करने जैसा है। ये भी कहा उन्होंने कि जिस तरह से एक सांसद ने उनकी मिमिक्री की है, उसके लिए उस सांसद को शर्मिंदा होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनको अगर इस तरह से हम उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे और उनका अपमान करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का अपमान है। वो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वो कोई केवल श्री जगदीप धनखड़ जी नहीं है, वो उपराष्ट्रपति हैं। तो हमें पद की गरिमा का जरूर ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा में रहकर जो है हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए, खासकर एक सांसद को। देखिए, इन दिनों बीजेपी राहुल गांधी को खूब घेर रही है और कोई मौका बीजेपी का नेता छोड़ नहीं रहा। शहजाद पूनावाला तो लगातार अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरते नजर आते हैं। एक बार फिर से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के मामले में उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी है, वो खुद इसे बढ़ावा दे रहे। ऐसे कृत्य को जायज ठहराने के बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी पत्र लिखना चाहिए था। उनको तो माफी पत्र लिखना चाहिए। जिस प्रकार से जो उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से आते हैं, किसान पुत्र है, जाट समाज से आते हैं, वो समाज जो कभी अपने कंधे किसी के सामने नहीं झुकाता बल्कि सीना तान कर सेना के रूप में भारत की रक्षा करता है, ऐसे समाज का अपमान करने के बाद उसको जायज ठहराया गया। राहुल गांधी कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी। 2024 का मुकाबला क्या आईएनडीए गठबंधन और एनडीए के बीच ही होने वाला है, और इसी को लेकर अब नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। आईएनडीए गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा है और लालू प्रसाद यादव के अलावा नीतीश कुमार के बीच जो भी चल रहा है उस पर भी तंज कसा है। अब वो मामला तो उनका है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडी गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा जो व्यवहार नीतीश जी के द्वारा हुआ है, नीतीश जी के साथ हुआ है, वह नीतीश जी को अब पता चल रहा। पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने,
वहाँ कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया था जिस पर लगातार बिहार में राजनीतिक गरमाई हुई है। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पलटवार कर दिया है और ये कहा साफ तौर पर कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी सुर्खियों में बने रहेंगे। वो अपनी बात किसी और के मुंह में थोपना चाहते हैं, इस तरह से थोड़ी होता है। लेकिन एक बात तो है कि किसी को कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहना है, तभी लाइमलाइट में आएगा। आप कह रहे हैं कि अगर ये नहीं बोलते हैं तो उनका आप लोग दिखाते थोड़ी ना। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस बिहार की राजनीति में देखा जाए तो INDA गठबंधन का ज्यादा यहाँ पर असर दिखाई देता है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, एक साथ सरकार भी चला रहे हैं। INDA गठबंधन में इनकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता लगातार INDA गठबंधन के अलावा RJD और JDU पर सियासी और जुबानी प्रहार करते रहते हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो इन दिनों यहाँ पर एक मुद्दा छाया हुआ, वो है हिजाब का प्रतिबंध। जी हाँ, हिजाब प्रतिबंध हटाने जाने के मामले को लेकर राजनीति खूब होती जा रही है। इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री की बात करें तो प्रियंक खरगे ने यह कह दिया है कि कर्नाटक सरकार जो भी सोच रही है, जो भी कर रही है, उस पर उनके विरोधी कुछ न कुछ तो कहेंगे ही, और कुछ भी कर रही है वो कानून के दायरे में और संविधान के मुताबिक कर रही है। See, like I have told you, any law, any policy, any scheme that is detrimental to the progress of Karnataka will be relooked, revised and removed if necessary. That's been our stand very clearly. We will do whatever is necessary to ensure that Karnataka is back on the economic map of India. See, बीजेपी इन दिनों जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार ने साफ तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए एक एक केंद्र की नीति को जनता तक पहुंचाकर लाभार्थियों को भी सभी बातें बताने की कोशिश की है। इसी कड़ी में अब 2047 की बातें हो रही है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या बातें कही, नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर आइए जानते हैं। 14 मई में उस समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी? इट्स नो, you can't hide it. We were referred to as the fragile five. By fragile five, you can have your own interpretation what it means. We were the 10th largest economy in the world. मोदी जी के 9 साल प्लस के दौरान हम 10वें स्थान से लेके आज 5वें स्थान पे आ गए हैं। और मैं समझता हूं कि जब मोदी जी ने कहा 2024 के चुनाव में किसानों का मुद्दा भी काफी अहम रहने वाला है। इसी को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल भी दाग रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमने किसानों का भला किया है। बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी ने किसानों के हित में कई योजनाएं भी चलाई हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने पिछले 9 सालों में बदलता भारत दिखा है। पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने इस बात को महसूस किया है कि किसान भी किसी सरकार के प्राथमिक एजेंडे का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले हैं पिछले 9.5 वर्ष के अंदर, वे हम सबके सामने किसान की उपज को सुरक्षा की गारंटी देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यक्रम। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और अभी से ही सरगर्मियां तेज हो चली। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, सवाल बड़ा है। अब जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर बेबाकी से बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो आज ऐसा ही लगता है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। बाकी नेता अपनी रिटायरमेंट के नजदीक है। मैं ये मानता हूं कि जो लोग आज हरियाणा प्रदेश के
मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उसमें दुष्यंत चौटाला एक ऐसे दावेदार हैं जिनका भविष्य है। बाकी सब अपनी पेंशन के बहुत नजदीक हैं। सबका आखिरी चुनाव है और इस चुनाव के बाद इस रेस के अंदर या हरियाणा के उस कद का नेता मुझे जो उस धुंध में नजर आता है, वो उस दुष्यंत चौटाला के सिवाय को दूसरा चेहरा नजर नहीं आता। राम मंदिर का मुद्दा भी देश की राजनीति में खूब छाया हुआ है। इसी मुद्दे पर राजनीति भी चल रही है। 2024 के चुनाव में क्या यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, सवाल है। और इस पर राजनीतिक बयानबाजी कैसे हो रही, आइए जानते हैं अनिल विज ने क्या कहा कांग्रेस को लेकर और कैसे कहा कि राम भक्त बनने की होड़ कांग्रेसियों में लगी हुई है। आइए जानते हैं। कांग्रेसी नेता तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, इन्होंने डट के विरोध किया। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है और अब ये रेस लगा रखी है कि किसी तरह से हम आगे हो जाएं और हम राम को अपने हक में कर लें। अब कांग्रेस और बीजेपी इस मसले पर सामने सामने है। कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन बीजेपी ज्यादा गदगद नजर आ रही है, क्योंकि पहले सवाल उठते थे तारीख कब बताएंगे, अब बीजेपी कह रही है कि तारीख बता दी। अहम बात हिमाचल प्रदेश से भी सामने आई है, जहां पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में प्रदर्शन किया। बीजेपी के विधायक सेब लेकर विधानसभा के परिसर में पहुंच गए, सरकार पर सवाल दागे, गारंटी को याद दिलाया, ये भी पूछा कि बताइए सेब बागवान कब अपना रेट खुद तय करेंगे। जो गारंटी और उन्होंने कहा था कि बागवान अपनी फसल की कीमत तय करेंगे और बाद में मुकर गए। जब झूठ बोल करके उन्होंने कहा था बागवानों को, तो झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों हुई? और हिमाचल प्रदेश में जब सेब का सीजन आया, बागवान मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री ने उनको बागवानी मंत्री के पास भेज दिया और बागवानी मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि बागवान अपनी फसल की कीमत को तय करते हैं, ये नहीं हो सकता है। हिमाचल बीजेपी ने प्रदर्शन किया, बीजेपी विधायकों ने अपनी ओर से बात रखी, तो अब खबरें अभी तक पहुंचा बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के पास, उनसे भी सवाल पूछा और जब इस मसले पर उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब ये था कि बीजेपी विधायकों ने हिमाचल की सेब का ही अपमान कर दिया। इस बार जो है सेब सीजन में तो विपक्ष वाले कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश में फल जो है वजन के हिसाब से बेचा गया, जो बड़े लंबे समय से किसानों और बागवानों की एक मांग थी और उस मांग को वर्तमान सरकार ने जो है पूरा किया, जिस कारण जो है बागवानों को इस बार वजन के हिसाब से फल बिकने से उचित मूल्य जो है उनको मिला है। तो ये मुद्दा इनके हाथ से खत्म हो गया है, तो अब जो है इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो आज इस किस्म के खाली पेटी में और उसमें भी जो फल जो ये लेके आए, ऐसे फल लेके आए जो यहाँ पर जो है प्रदर्शित करके वो हिमाचल का नाम बदनाम करने लगे हुए हैं। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी 2024 काफी अहम है, क्योंकि यहाँ भी सभी सीटों को जीतना बीजेपी का लक्ष्य है। इन दिनों राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर बयानबाजी चल रही है। सीएम धामी ने क्या कहा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। उत्तराखंड के मूल निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो पहले प्रचलन में होते थे, वो मूल निवास होने के कारण से उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अन्य निवास प्रमाण पत्र। तो अब हमने व्यवस्था करी है कि मूल निवास जो प्रमाण पत्र धारक होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके साथ साथ भू कानून के लिए भी हम भू कानून प्रारूप समिति बना रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी तक जितने भी इसमें अभी तक जो भी कार्रवाई हुई है। और वही उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस क्या कहती है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को जमकर कोसा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि सरकार चलाने का अनुभव बीजेपी को नहीं है। पहले मुख्यमंत्री फैसले लेते हैं, उसके बाद कमेटी गठित करते हैं। पहले कमेटी गठित करनी चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए।
ये बीजेपी के ड्रामे हैं साहब। एक तरफ गड्ढा है, फिर उसके बाद गड्ढे भर नहीं रहे, फिर डेंगू हो जा रहा है, फिर कह रहे अब ये हो रहा है, अब एक नया, पहले आपने एक आदेश पारित कर दिया, अब उसमें कमेटी गठित कर दी। या तो आदेश पारित करने से पहले कमेटी गठित करते, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तब वो अगर कोई आदेश पारित करते, सरकारी आदेश, तो समझ में आता। लेकिन आदेश पारित करने के बाद अब कमेटी गठित करने का क्या औचित्य है? इसीलिए मैं कहता हूँ गवर्नेंस कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जरूर है, लेकिन सत्ता कैसे चला जाती है उसका अनुभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को आयातित करके अपनी सरकार में मंत्री, 2 सरकारें हमने देख ली, दोनों में आदेश। 24 की खबर में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।